हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम एक्विजिशन ऑफ बिजनेस को कंटिन्यू करते हुए आज उसमें हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर नॉट टेकन ओवर बाय द कंपनी। देखिए, कई बार क्या होता है कि बिज़नेस परचेज करते हैं तो बिज़नेस परचेज करने में सारे असेट्स और सारे लायबिलिटीज़ ले लेती है परचेजिंग कंपनी, लेकिन वो डेटर और क्रेडिटर को नहीं लेती हैं। और इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि डेटर और क्रेडिटर की अमाउंट जो होती है वो क्या होती है, सर्टेन होती है। मतलब अब जो वेंडर कंपनी ने जो अमाउंट बताई है वही अमाउंट डेटर और क्रेडिटर की हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार क्या होता है कि जैसे परचेजिंग कंपनी ने क्रेडिटर तो लिए हैं 50,000 के, लेकिन कई बार वो निकल जाते हैं कितने, 55,000 के या 60,000 या उससे भी ज़्यादा। तो इस चीज़ से निपटने के लिए परचेजिंग कंपनी क्या करती है, डेटर और क्रेडिटर को लेती ही नहीं है ताकि बाद में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट हो ही नहीं। तो देखिए, जब वो डेटर और क्रेडिटर नहीं लेती है तो हमें उसमें क्या क्या करना होता है, एक बार पढ़ के देखते हैं। देखिए, समटाइम परचेजिंग कंपनी डज नॉट टेक द डेटर्स एंड BR and creditors and BP of the vendor company because the recovery of debtors and BR and liability of the creditors and BP is not certain। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वो इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि इनकी क्या होती है, लायबिलिटी सर्टेन होती है। कई बार ऐसा होता है कि डेटर की अमाउंट बताई तो 25,000 जाती है, लेकिन डेटर होते सिर्फ कितने हैं, 20,000 के। तो ये जो चीज़ें होती है, इस वजह से डेटर और क्रेडिटर और बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल कंपनी नहीं लेती है। ठीक है, और वो नहीं लेती है तो इसकी ऑब्वियसली सी बात है कि हम उसे एंट्री में नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो जब भी डेटर क्रेडिटर नहीं लिए जाते हैं तो कंपनी उसे एंट्री में नहीं लिखती है। ठीक है, लेकिन कई बार देखिए क्या होता है, सम टाइम परचेजर में एग्री टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम डेटर्स एंड BR एंड कैन मेक पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड BP ऑन द बिहाफ ऑफ वेंडर। कई बार ऐसा होता है कि परचेजर कंपनी जो होती है वो डेटर को पेमेंट करने के लिए या BR को पेमेंट करने के लिए और फिर डेटर से पेमेंट कलेक्ट करने के लिए या BR से पेमेंट कलेक्ट करने के लिए या फिर क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए तैयार हो जाती है। किसकी सहमति से? वेंडर की सहमति से। कई बार वेंडर कहता है कि चलो ले लीजिए, हमारे डेटर और क्रेडिटर आपको पेमेंट कर लेना और कलेक्शन कर लेना, फिर देखिए इसके बदले में हम आपको क्या दे देंगे, कमीशन दे देंगे। ठीक है, देखिए परचेजर कैन ऑल्सो चार्ज एनी कमीशन फॉर द प्रोवाइडिंग सच सर्विस। तो इस तरह की सर्विस के ऊपर परचेजर को कुछ कमीशन भी दिया जाता है। कहने का मतलब आप असेट्स के और लायबिलिटी के फॉर्मेट में इसको मत लीजिए, लेकिन आप डेटर कलेक्ट करने के लिए और लायबिलिटी को पेड ऑफ करने के लिए ले लीजिए और इसके बदले में एक कमीशन ले लेना। ठीक है, इस बिहाफ पे भी वो डेटर और क्रेडिटर ले सकते हैं परचेजर कंपनी। ठीक है, और जब भी इस तरीके से, किस लिए, सिर्फ पेड ऑफ करने के लिए और कलेक्शन करने के लिए डेटर और क्रेडिटर को लिया जाए, तो देखिए द फॉलोइंग एंट्रीज विल बी पास इन द बुक ऑफ परचेजिंग कंपनी। तो परचेजिंग कंपनी की बुक्स में कुछ एंट्रीज की जाएगी और वो एंट्रीज देखिए किस प्रकार से की जाएगी। एंट्री नंबर फर्स्ट एंट्री होगी व्हेन द डेटर्स एंड BR टेकन फॉर द कलेक्शन। किसके लिए? कलेक्शन के लिए। अगर डेटर और BR लिए हैं, एज अ असेट्स नहीं लिए हैं, किस लिए लिए हैं, कलेक्शन के लिए लिए हैं डेटर्स और BR, तो फिर एंट्री हम पास करेंगे वेंडर्स डेटर एंड BR अकाउंट डेबिट। ठीक है, वेंडर के डेटर और BR डेबिट और टू वेंडर सस्पेंस। ठीक है, क्योंकि डेटर और BR दोनों क्या है, असेट्स है, तो इन दोनों को लेंगे तो डेबिट और नीचे अपॉन में लिखेंगे क्रेडिट में टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, बिंग वेंडर्स डेटर एंड BR टेकन इनटू द अकाउंट, इसकी नरेशन दे देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट एंट्री, व्हेन वेंडर्स क्रेडिटर एंड BP टेकन फॉर द पेमेंट। देखिए, जब वेंडर के क्रेडिटर और BP पेमेंट के लिए लिए जाते हैं तो क्या एंट्री की जाएगी, जस्ट इसकी अपोजिट, वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स क्रेडिटर एंड BP अकाउंट। ठीक है, तो ये जो एंट्रीज है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। जब डेटर BR लिए हैं तो डेटर BR डेबिट टू वेंडर सस्पेंस, और अगर क्रेडिटर और BP लिए हैं तो वेंडर सस्पेंस डेबिट टू क्रेडिटर एंड BP। ठीक है, ये दोनों ऑपोजिट एंट्रीज है। फिर देखिए एक और एंट्री दी जाएगी नेक्स्ट, व्हेन एनी अमाउंट इज रिकवर्ड फ्रॉम वेंडर्स डेटर एंड BR। अब वेंडर के डेटर और BR से कोई अमाउंट रिकवर होती है तो इसके लिए क्या एंट्री पास की जाएगी, देखिए एंट्री की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट
और वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट कब होगा? जब कोई डिस्काउंट या बैड डेट्स वगैरह होगा या कोई एक्सपेंसेस होगा रिकवरी के लिए, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है? वेंडर सस्पेंस डेबिट करना है, नहीं तो नहीं करना है, ठीक है। फिर है टू वेंडर्स डेटर एंड बीआर अकाउंट। मेन तो ओरिजिनल एंट्री है इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर डेटर्स एंड बीआर अकाउंट। जब भी डेटर से या बीआर से कोई अमाउंट रिसीव होगा या कोई रिकवरी होगी तो ये एंट्री होगी। और अगर हमने कोई डिस्काउंट दिया है या कोई बैड डेट्स हुआ है या फिर एक्सपेंसेस हुआ है रियलाइजिंग के लिए तो फिर वेंडर सस्पेंस को भी डेबिट करना है, ठीक है। ये एंट्री नंबर 3 है। फिर देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? नेक्स्ट एंट्रीज होगी when any amount is paid to vendors, creditor और BP। और जब हम वेंडर के क्रेडिटर और बीपी को कोई पेमेंट करेंगे तो हम क्या एंट्री करेंगे? वेंडर्स क्रेडिटर एंड बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट इफ डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर डिस्काउंट रिसीव होता है तो वेंडर सस्पेंस को क्या करना है? क्रेडिट करना है। और इसकी ओरिजिनल एंट्री क्या होगी? वेंडर्स क्रेडिटर एंड बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये अब जस्ट किसकी ऑपोजिट है? जो डेटर से अमाउंट रिसीव हुआ था उसकी जस्ट ऑपोजिट, कि हम क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। उनसे अमाउंट रिसीव हुआ था तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू वेंडर्स डेटर एंड बीआर अकाउंट। लेकिन इसमें हम पेमेंट कर रहे हैं तो वेंडर क्रेडिटर एंड बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। और ये सस्पेंस किस लिए लिखना है? डिस्काउंट रिसीव हुआ हो तो उसके लिए, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री देखिए, व्हेन एनी अमाउंट पेड टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। देखिए अगर कोई ऐसी लाइबिलिटी है जो कि अनरिकॉर्डेड है और हमें नहीं दी गई थी लेकिन उसका पेमेंट करना पड़ जाता है तो फिर हम क्या करेंगे? वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक करेंगे, ठीक है। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का पेमेंट किया गया है तो एंट्री होगी वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर चलते हैं नेक्स्ट, इफ एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम एनी डेटर विच वॉज नॉट रिकवर्ड। अगर हमें किसी ऐसे डेटर से अमाउंट रिसीव होता है जो कि अनरिकॉर्डेड था, ठीक है। अनरिकॉर्डेड डेटर कह सकते हैं या अनरिकॉर्डेड बीआर भी हो सकता है ये। तो अनरिकॉर्डेड डेटर से अगर हमें कोई अमाउंट रिसीव होता है तो हम क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट। अब ये दोनों एंट्री भी एक दूसरे की ऑपोजिट है, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी अनरिकॉर्डेड हो कोई असेट्स या लाइबिलिटी तो क्रेडिटर या डेटर के नाम लिखने की बजाय हम वेंडर के सस्पेंस का नाम लिखेंगे, ठीक है। और अगर अमाउंट रिसीव हो रहा है तब तो बैंक अकाउंट डेबिट और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को पेमेंट हो रहा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। समझ में आ रहा है मैटर? देखिए अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी या अनरिकॉर्डेड डेटर से अगर हमें कोई पेमेंट रिसीव होता है तो हम वेंडर के डेटर या क्रेडिटर का नाम लिखने की बजाय वेंडर के सस्पेंस का नाम लिखेंगे, ठीक है। वेंडर का सस्पेंस अकाउंट डेबिट या क्रेडिट करेंगे और ये दोनों एंट्रीज एक दूसरे की क्या है? ऑपोजिट है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, व्हेन कमीशन इज अक्रूड टू द परचेजिंग कंपनी। जब परचेजिंग कंपनी का कमीशन क्या हो जाता है? अक्रूड हो जाता है, वो ड्यू हो जाता है तो उसकी क्या एंट्री होगी? तो उसकी एंट्री होगी वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन, ठीक है। वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन, अमाउंट ऑफ कमीशन से जो भी अमाउंट दे रखी होगी, जितने भी % कमीशन सेट किया हुआ होगा उस हिसाब से हम उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे कमीशन की और फिर ये एंट्री पास करेंगे वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री होगी इफ़ अमाउंट रिसीव्ड मोर देन अमाउंट पेड एंड बैलेंस अमाउंट इज़ पेड टू वेंडर, ठीक है। अगर हमने वेंडर, देखिए ऐसा होता है कई बार कि जो अमाउंट रिसीव होती है मतलब डेटर से जो अमाउंट रिसीव हुई है वो ज़्यादा होती है, किससे? लाइबिलिटी से। अगर हमने जो लाइबिलिटी पेमेंट की है उससे ज़्यादा होती है तो जो बैलेंस अमाउंट होती है, जो डेटर से ज़्यादा अमाउंट रिसीव हुई है वो हमें किसको वापस देनी होती है? वेंडर को वापस देनी होती है। तो फिर उसके लिए क्या एंट्री पास होगी? उसके लिए एंट्री पास होगी वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट अमाउंट पेबल टू वेंडर। जो भी बैलेंस अमाउंट पेबल रहेगी वो हम वापस दे देंगे। तो वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू शेयर कैपिटल। अगर पेमेंट हुआ है शेयर कैपिटल में तो लिखेंगे हम शेयर कैपिटल, नहीं तो क्या लिखेंगे? टू बैंक। समझ में आ रहा है कैसे? कि डेटर से हमें ज़्यादा पैसा रिसीव हुआ लेकिन हमने क्रेडिटर को कम पेमेंट किया तो डेटर से जो ज़्यादा पैसा रिसीव हुआ है उसमें से जो क्रेडिटर को पेमेंट करने के बाद बैलेंस बचा है वो हमें वापस वेंडर को देना पड़ेगा, तो उसके लिए ये एंट्री पास होगी, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री है इफ़ अमाउंट पे टू क्रेडिटर। अगर
इफ़ अमाउंट पेड टू क्रेडिटर इज़ मोर देन अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर एंड बैलेंस अमाउंट इज़ रिसीव फ्रॉम वेंडर। कई बार क्या होता है कि हमें डेटर से जो अमाउंट रिसीव होता है वो कम होता है, किससे, जो हमने लाइबिलिटी पेमेंट की है उससे। तो हमें जो भी अमाउंट एक्स्ट्रा चाहिए होता है वो हम किससे मंगवाते हैं, वेंडर से मंगवाते हैं। तो हम क्या करेंगे उसके लिए एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, उसकी जस्ट ऑपोजिट होता है। कई बार ऐसा, देखिए एक एग्जांपल देती हूँ मैं कि हमारे डेटर्स थे 12,000 लेकिन हमारी जो क्रेडिटर्स थे वो थे 60,000। तो अब डेटर से तो 12,000 ही अमाउंट रिसीव होगा और हमें क्रेडिटर को पेमेंट करना है 60,000। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट जितनी भी रहेगी वो हमें किससे मंगवानी पड़ेगी, वेंडर से मंगवानी पड़ेगी। तो वेंडर जो भी अमाउंट देगा फिर उसके लिए ये एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट। तो ये सारी कितनी 9 एंट्रीज है, आपको याद रखनी है। सबसे पहले 2 एंट्रीज किसकी होगी, डेटर और क्रेडिटर को लेने की, दोनों एक दूसरे की अपोजिट है, ठीक है। वेंडर क्रेडिटर और वेंडर डेटर से वो एंट्रीज करनी है आपको। इसके बाद में हमने देखा था कि अगर डेटर और क्रेडिटर को अमाउंट देना और लेना पड़ता है तो उसकी 2 एंट्रीज देखी हमने, ठीक है। वो दोनों एंट्री भी एक दूसरे की क्या है, ऑपोजिट। फिर हमने देखा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी और अनरिकॉर्डेड डेटर के बारे में। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी और अनरिकॉर्डेड डेटर से अगर कोई अमाउंट रिसीव होता है या देना पड़ता है तो वो दोनों एंट्री भी एक दूसरे की क्या है, ऑपोजिट। और ये जो लास्ट एंट्रीज हैं, ये 2 लास्ट एंट्रीज हैं, ये किस चीज़ की है कि अगर हमें बैलेंस अमाउंट देनी होती है वेंडर को तो उसकी, और एक अगर बैलेंस अमाउंट हमें डेटर उसके वेंडर से मंगवानी पड़ती है तो उसकी। तो ये 2 एंट्रीज है। तो इस तरीके से आप एंट्रीज को याद भी रख सकते हो सीक्वेंस में, 2-2 के सेट में, तो ये जल्दी से याद भी हो जाएगी आपको। तो ये एंट्रीज थी आपके एक नए टॉपिक से रिलेटेड। अब हम इसी टॉपिक से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस टाइप से किए जाते हैं। देखिए ये एक क्वेश्चन है जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो अभी हम इसको पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, अ कंपनी विच परचेज द बिजनेस ऑफ सोल ट्रेडर एग्रीड टू कलेक्ट हिज बुक डेट्स एंड पे ऑफ हिज क्रेडिटर एट द कमीशन ऑफ 5% ऑन द अमाउंट कलेक्टेड एंड 3% ऑन द अमाउंट पेड। एनी लॉस और प्रॉफिट इन द प्रोसेस बीइंग दैट ऑफ द वेंडर। The debtor on the date of purchase were 80,000 and creditor were 12,000. 3 months later, the company reported that out of debtor, the 48,000 had been collected in the cash, including 3,000 previously written off as a bad debt. The discount allowed were 1,200 and creditor paid off in full. The discount earned being 400. A claim of 1,000 for the damage had also been admitted and paid in respect of the late supply of good to one of his customer by the firm. Journalize the transaction in book of the company. एक कंपनी ने एकाकी व्यापारी का व्यापार खरीदा, उसके पुस्तक ऋण वसूल करने और लेनदारों को चुकाने का समझौता किया, जिसमें वसूल किए गए धन का 5%, चुकाए गए धन का 3% कमीशन तय हुआ। इस प्रक्रिया में कोई भी लाभ हानि विक्रेताओं की थी। क्रय की तारीख को देनदार 80,000 और लेनदार 12,000 रुपये के थे। 3 महीने बाद कंपनी ने सूचना दी कि देनदारों से 48,000 रुपये नगद वसूल हो गए हैं, जिसमें से 3,000 की राशि ऐसी शामिल है जिसे पहले अपलिखित किया जा चुका है। 1,200 रुपये की छूट दी गई, लेनदारों को पूरा चुका दिया गया। 400 रुपये की छूट प्राप्त हुई। फर्म द्वारा ग्राहकों में से एक को देर से माल भेजने के कारण 1,000 रुपये की क्षतिपूर्ति का दावा भी स्वीकार करना पड़ा। कंपनी की पुस्तकों में इन व्यवहारों की जनरल प्रविष्टियाँ दीजिए। तो ये क्वेश्चन है आपके, ये डेटर और क्रेडिटर को लेने से रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें आपको ये देखना है कि जो कमीशन है वो 5% है ऑन द अमाउंट कलेक्शन एंड 3% ऑन द अमाउंट पेएबल, ठीक है। तो ये हम कमीशन कैलकुलेट कर लेंगे। डेटर क्रेडिटर कितने हैं हमारे 80,000 और 12,000। डेटर से कितना रिसीव हुआ 48,000, जिसमें से 3,000 अनरिकॉर्डेड डेटर्स हैं और डेटर से हमें 1,200, हमने डेटर को 1,200 की क्या दी है, डिस्काउंट दिया है। और क्रेडिटर को पूरा पेमेंट कर दिया गया और 400 की हमें क्या मिली, डिस्काउंट मिली। इसके बाद में 1,000 एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी जिसको भी क्या करना पड़ा,
पेड ऑफ करना पड़ा। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। अभी हम इसको करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा जनरल का ऐसा परफॉर्मा, क्योंकि आपसे जनरल एंट्रीज मांगी गई है। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमारे डेट नहीं दे रखी है तो हम सीक्वेंसली करते हैं एंट्रीज। सबसे फर्स्ट एंट्री होगी कंपनी के डेटर्स को लेने की, तो डेटर लेने की एंट्री हम करते हैं वेंडर्स डेटर अकाउंट डेबिट टू लिखेंगे हम वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट। और डेटर कितने के थे 80,000 के हमारे क्वेश्चन में, तो हमने ले लिए 80,000। ठीक है, इसकी नरेशन हो जाएगी बीइंग वेंडर्स डेटर टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, ये इसकी नरेशन है। फिर देखिए नेक्स्ट एंट्री देंगे हम किसकी, वेंडर के क्रेडिटर लेने की। तो एंट्री हो जाएगी आपके वेंडर्स क्रेडिटर वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और टू हो जाएगा वेंडर्स क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी आपके सेकेंड। यहाँ पे सस्पेंस आएगा वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स क्रेडिटर, और वो कितनी होगी 12,000 से होगी एंट्री 12,000। ये दोनों वेंडर के डेटर और क्रेडिटर को लेने की एंट्रीज है। फिर चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री हमें करनी है जो डेटर से अमाउंट रिसीव हुई है 3 मंथ लेटर, और वो अमाउंट रिसीव हुई है हमें टोटल 48,000, जिसमें 3,000 की एक अनरिकॉर्डेड डेटर भी शामिल है, और इसके अलावा हमने डेटर को 1200 का क्या दिया है, डिस्काउंट भी दिया है। ठीक है, तो हमें वो सारी चीज़ें इस एंट्री के अंदर लेनी है। हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ये जो अनरिकॉर्डेड डेटर है उसको हम अलग कर देंगे। 48,000 में से 3,000 अनरिकॉर्डेड था, तो हमें मिला कितना 45,000। ठीक है, ऑन द वो जो हमने डेटर लिए हैं उसके ऊपर। तो बैंक अकाउंट डेबिट यहाँ पे हम लिखते हैं वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और टू हम लिखेंगे वेंडर्स डेटर्स अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री होगी आपके। अब देखिए हमें टोटल जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो हुआ है 45,000। ठीक है, हमने 1200 का डिस्काउंट दिया, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो हमारे डेटर कितने क्लियर हो गए, वेंडर डेटर में से 46,200 के डेटर क्लियर हो गए। अब हम नेक्स्ट एंट्री जो करेंगे वो करेंगे किसके लिए, वो एंट्री करेंगे हम अनरिकॉर्डेड डेटर के लिए। ठीक है, तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, और टू लिखेंगे वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, और वो अनरिकॉर्डेड था आपके कितना 3,000, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। 5th नंबर एंट्री अब होगी क्रेडिटर को पेमेंट करने की। तो अभी हम करते हैं क्रेडिटर के पेमेंट की एंट्री। यहाँ पे लिखेंगे वेंडर्स क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, और टू लिखेंगे, एक मिनट, हाँ टू लिखेंगे वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट, और टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब देखिए हमने वेंडर को टोटल कितना पेमेंट किया, फुल पेमेंट किया ऐसा बोला। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल क्रेडिटर थे, टोटल जो क्रेडिटर थे वो 12,000 के थे, वो हमने लिख दिए। और हमें डिस्काउंट भी मिला है 400 का, तो वो भी हमने लिख दिया। और हमें अमाउंट रिसीव हुआ 11,600। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि क्रेडिटर को फुल पेमेंट किया गया, तो क्रेडिटर थे 12,000 के, तो 12,000 को हमने पूरा पेमेंट कर दिया। ठीक है,
और हमें 400 का डिस्काउंट भी रिसीव हुआ। फिर चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ, एंट्री नंबर 6। एंट्री नंबर 6 होगी आपके अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को पेमेंट करने की। तो उसके लिए हम लिखेंगे वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब देखिए वो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, वो डैमेज के हिसाब से हो गई थी या लेट पेमेंट, लेट डिलीवरी के कारण से 1000 की थी, तो उसका भी हमने पेमेंट कर दिया। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री होगी हमारे लास्ट 7 नंबर एंट्री, और वो होगी कमीशन की, वेंडर को कमीशन पेमेंट करने की। तो एक बार हम एंट्री कर देते हैं, वेंडर, एंट्री होगी वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, कमीशन को कैलकुलेट करते हैं। हमने कमीशन अभी कैलकुलेट किया नहीं है, तो एक बार हम कमीशन कैलकुलेट करते हैं। देखिए कमीशन कैसे कैलकुलेट करना है, ऑन अमाउंट कलेक्शन, अमाउंट कलेक्शन के ऊपर @ 5%। तो हमने देखिए डेटर से कितना टोटल अमाउंट कलेक्ट किया, हमने डेटर से टोटल 48,000 का अमाउंट कलेक्ट किया। ठीक है, कौन से 45,000 तो वो रिकॉर्डेड डेटर और 3,000 अनरिकॉर्डेड डेटर, तो इसके ऊपर 5% आपके कैलकुलेट होगा। तो 48,000 का 5% करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2400। ठीक है, 2400 तो ये, और ऑन अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। ठीक है, @ 3%, उसके ऊपर 3% होगा। तो हमने देखिए टोटल कितना अमाउंट पेमेंट किया, हमने टोटल पेमेंट किया होगा अमाउंट का, देखिए ये 11,600 थे, 11,600, तो वो, और इसके अलावा हमने एक 1000 की अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, इन दोनों का पेमेंट किया। इसके ऊपर हमें निकालना है 3%। क्लियर हो रहा है, 12,000 के क्रेडिटर थे, 400 का हमें डिस्काउंट मिला, तो हमने पेमेंट कितना किया, 11,600, और प्लस 1000 जो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर थे उनको भी पेमेंट किया उसका, उसके ऊपर 3% निकालोगे तो अमाउंट आएगी आपके 378 रुपीज़। ठीक है, तो ये दोनों कमीशन है। टोटल कमीशन आपको लिख लेना है यहाँ पे, टोटल कमीशन इन दोनों को ऐड करना है, 2400 प्लस 378, तो कितना अमाउंट आ जाएगा टोटल कमीशन का। देखिए टोटल कमीशन हो जाएगा आपके 2778। ठीक है, ये आपके टोटल कमीशन है, तो यही हम एंट्री के अंदर लिखेंगे। ये रही हमारी एंट्री, इसके अंदर हम लिख देते हैं 2778, 2778 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपके कमीशन की एंट्री होगी। अब पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है कि कमीशन पेड किया या नहीं, तो एंट्रीज हमारे यहीं तक ख़त्म हो जाएगी। तो टोटल 7 एंट्रीज हुई है, पहले डेटर को लेने की, फिर क्रेडिटर को लेने की, फिर डेटर से अमाउंट रिसीव करने की, और अनरिकॉर्डेड डेटर से अमाउंट रिसीव करने की, और इसके बाद में क्रेडिटर को पेमेंट करने की, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को पेड ऑफ करने की, और कमीशन की। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन होगा। तो ये था क्वेश्चन आपके एक नए टॉपिक से रिलेटेड, जो कि था डेटर और क्रेडिटर को नहीं लेना। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ओके, थैंक यू।